गाइज हम गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मैं इसको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और मैं ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा वही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस के डेफिनेशन और उसके कॉजेज के बारे में देखेंगे। देखिए पॉलीहाइड्रोएमनियोस का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे और हाइड्रोएमनियोस मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल है 1000 ml है, ठीक है, मतलब कि 1 लीटर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए मतलब 2 लीटर हो जाए या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इसके क्या कॉजेज होते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस के? पहला होता है ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसके कारण भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस होते हैं। अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उसके कारण भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस होते हैं, जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर जो बेबी है उसका जो गट है या इसोफेजियल एट्रेसिया हो गया, मतलब कि गट या इसोफेगस में कोई ब्लॉकेज हो गया, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता रहेगा। उसके बाद इन्फेक्शन, अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। और अलॉन्ग विथ बाद क्लेफ्ट लिप पैलेट, ये भी एक कॉज होता है जिसमें कि वो जो पैलेट होता है वो आपस में जॉइन हो जाता है, जिससे बेबी इजीली जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको कंज्यूम नहीं कर पाता। इसकी वजह से तो एमनियोटिक फ्लूइड जो यूट्रस में जमा रह जाती है। देखिए जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस है इस क्वेश्चन में ये दिया है कि इसके डायग्नोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें देखना है। देखिए इसका डायग्नोसिस बेस्ट होता है। देखिए कोई भी एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड अगर डायग्नोसिस पूछा गया, भले ही वो ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस हो या पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो, हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। तो अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलेगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, नॉर्मल से, तो ऑफकोर्स वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। और जो फीटल का एनोमलीज हमें देखने मिलता है अल्ट्रासाउंड में जब पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें एक और चीज़ होता है कि फीटल का मूवमेंट भी प्रॉपर हो नहीं पाता, ठीक है। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम ये देखेंगे कि जो बेबी है उसको डिसिप्निया, ऑर्थोपनिया, फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब बहुत सारी चीज़ें बेबी को होती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ मदर्स को भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं प्रीटर्म बर्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देखिए प्रीटर्म, देखिए क्या होता है, प्रीटर्म, टर्म और पोस्टर्म होता है। प्रीटर्म का मतलब क्या होता है कि 37 वीक से पहले अगर बेबी का बर्थ हो तो उसको बोलते हैं प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। टर्म का मतलब होता है कि 37 से 42 का जो वीक होता है गेस्टेशनल वीक, उसको टर्म बोलते हैं। और पोस्टर्म का मतलब होता है 42 वीक से ज़्यादा गेस्टेशनल एज हो, ठीक है, तो उसको पोस्टर्म बोलते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्री टर्म के बारे में। तो इसको एक तरीके से प्री मैच्योर बर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेबी का बर्थ होता है वो 37 वीक से पहले ही हो जाता है, ठीक है। देखिए समय से पहले होता है तो इसीलिए उसको बोलेंगे प्री टर्म बर्थ। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? इसका क्लासिफिकेशन है लेट प्रीटर्म, मॉडरेटली प्रीटर्म, सेवियर प्रीटर्म और एक्सट्रीमली सेवियर प्रीटर्म। देखिए लेट प्रीटर्म का मतलब क्या होता है कि देखिए प्रीटर्म सिंपल सा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 37 वीक से पहले होता है, ठीक है। तो इसमें लेट मतलब 34 से 36 वीक के अंदर हो रहा है, ठीक है, अगर बर्थ, ठीक है, तो इसलिए उसको लेट प्रीटर्म में इंक्लूड करेंगे। अगर मॉडरेटली प्रीटर्म है तो 32 टू 34 वीक के अंदर प्रेगनेंसी हो रही है या बर्थ हो रहा है। सेवियर प्रीटर्म का मतलब क्या होता है कि 32 वीक से पहले ही, ओके, अगर बेबी की बर्थ हो जाए, ठीक है, तो उसको भी हम सेवियर प्रीटर्म में इंक्लूड करेंगे। और जो एक्सट्रीमली सेवियर प्रीटर्म होता है उसमें क्या होता है कि 25 हफ्ते से पहले ही बेबी का बर्थ हो जाए, तो उसको हम इस कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं प्री टर्म के जो रिस्क फैक्टर है, उसके प्रिवेंशन और उसके कॉम्प्लिकेशन। गाइज देखिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, प्रिवेंशन है, कॉम्प्लिकेशन है। आप कोई भी 4-5 ही याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए, ठीक है। आप जितना याद कर सकते हो उतना याद रखिए। देखिए प्री टर्म का रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? देखिए वो मदर को पहले ही बर्थ दिया होगा तो वो भी प्री टर्म लेबर ही हो, ओके, तो उसके कारण भी ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती हैं जो ट्विन और जो ट्रिपलेट होते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी या मोर देन वन जो फीटस देखी जाती है, तो उसके कारण भी हमें प्रीटर्म लेबर देखने मिलता है, क्योंकि एक ही यूट्रस में 2 फीटस आ चुके हैं, ठीक है, तो वो शेयर कर रहे हैं प्लाजेंटा को और फीटस को, तो उस दौरान भी हमें प्रीटर्म बर्थ देखने मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिशन शेयर हो रहा है तो बर्थ हो सकता है प्रीटर्म। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड सर्विक्स, ओके, सर्विक्स बहुत शॉर्ट हो जाता है तो उसके कारण भी प्रीटर्म बर्थ होने लगते हैं। और अलॉन्ग विद जो यूट्रस और प्लाजेंटा में भी प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं, तो उसके कारण ये भी एक रीज़न बनता है प्रीटर्म बर्थ के लिए। स्मोकिंग सिगरेट्स, ओके, और कुछ तरीके का इन्फेक्शन जो जीआईटी में या एमनियोटिक फ्लूइड में हो, ओके, तो उसके कारण भी ये प्रीटर्म बर्थ देखा जाता है। अलॉन्ग विथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, डिप्रेशन, ये सब मदर्स में अगर देखी जाएगी, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन देखी जाती है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होती है फॉर प्रीटर्म, ठीक है। स्ट्रेस भी होता है, वजाइनल ब्लीडिंग या पॉलीहाइड्रोएमनियोस खुद ही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रीटर्म बर्थ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी 4-5 याद रख सकते हैं रिस्क फैक्टर। प्रिवेंशन, देखिए जब प्रेगनेंसी पता चलती है
तो रेगुलर डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है कोई भी तरीके का प्रेगनेंसी को, कोई भी तरीके का बर्थ को, ठीक है, भले ही वो पोस्टम हो या प्रीटम हो। तो रेगुलर डायग्नोसिस बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो मदर के हेल्थ को एक हेल्थ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि मदर के डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इसको प्रिवेंट करना, इसको ध्यान में रख के, इसको ख्याल रख के, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कोई भी तरीके का ड्रग्स प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रीटर्म बर्थ के लिए। और आपको अच्छी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, हेल्दी फूड कंज्यूम करनी चाहिए, तो ये सब हेल्पफुल होते हैं। देखिए, पता नहीं, कुछ बहुत सारे मतभेद है कि प्रिवेंशन में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, ओके, और यही एंटीबायोटिक वो ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप कोई कहीं भी बोल सकते हैं, प्रिवेंशन में भी आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीटर्म में इन्फेक्शन के कारण भी एक एटियोलॉजी होती है। तो आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक को भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रिवेंशन में। देखिए, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं प्रीटर्म बर्थ के। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम या टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉब्लम, जीआई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम एक तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं फॉर दी बेबी, ओके। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस में, देखते हैं कैसे हम इसको प्रीटर्म बर्थ को डायग्नोस कर पाएंगे। देखिए, पेल्विक एग्जामिनेशन बेस्ट एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि पेल्विक एग्जामिनेशन में डॉक्टर देखते हैं कि जो यूट्रस का फर्मनेस और टेंडरनेस देखते हैं, ओके, और बेबी की साइज़ और उसकी पोजीशन को भी हम देख सकते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू। और पेल्विक एग्जामिनेशन में हम यूट्राइन ब्लीडिंग को भी देख सकते हैं थ्रू परवजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें जो दूसरा डायग्नोसिस होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जो सर्विक्स होता है उसके लेंथ को चेक करते हैं, ठीक है, और अलॉन्ग विथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू बेबी के पोजीशन या प्लासेंटा की कंडीशन या एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम, उससे हम एस्टिमेट करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ठीक है, और पता करते हैं कि प्रीटर्म बर्थ है कि नहीं। उसके बाद है यूट्राइन मॉनिटरिंग। इसमें क्या करते हैं हम ड्यूरेशन और स्पेसिंग ऑफ योर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर्विक्स, क्योंकि कभी इसमें प्रीटर्म बर्थ में सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ होता है गाइस, बहुत तेज़ होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 20 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अलॉन्ग विथ जो लैब टेस्टिंग होता है, लैब टेस्टिंग में हम जो वजाइनल स्वैब लेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि कोई तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है उसके अंदर, उसके कारण प्रीटर्म बर्थ ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब तरीके का एग्जामिनेशन रहा, डायग्नोसिस रहा। आइए अब हम इसके जो साइन होते हैं, जो इसके साइन सिम्टम्स होते हैं प्री मैच्योरिटी के या प्रीटर्म बर्थ के लिए, वो देखते हैं। देखिए, इसका जो साइन होता है उसके सबसे जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड होता है। जो सर्विक्स का या एब्डोमिनल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, फॉर द प्री मैच्योरिटी और फॉर द प्रीटर्म बर्थ। कॉन्स्टेंट लो और डल बैक एक होता है, पेन होता है, ओके, एक तरीके से बैक में, और जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प आने लगते हैं, वजाइनल स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग होने लगती है, ये सब साइन है प्री मैच्योरिटी की। प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने मिलती है। और अलॉन्ग विथ कुछ तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें म्यूकस और ब्लडी डिस्चार्ज देखने मिलता है। तो ये सब साइंस रहे हैं, साइन सिम्टम बोल सकते हैं आप प्री मैच्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल टैक्टिक्स। देखिए, मेडिकल टैक्टिक्स जो होता है ट्रीटमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं, वो प्रीटर्म बर्थ के लिए क्या हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प करता है जो बेबीज़ का, देखिए क्या होता है कि प्रीटर्म में क्या होता है कि समय से पहले ही बर्थ हो जाना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेबी का बर्थ समय से पहले हुआ है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लंग की मैच्योरिटी हुई है कि नहीं। तो इसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि जो बेबी का लंग अगर मैच्योर नहीं है तो उसको मैच्योरिटी में हेल्प करता है। और हम टोकोलाइटिक्स भी देते हैं। तो ये क्या करता है कि जो प्रीटर्म लेबर है उसको एक्सटेंड कर देता है, ठीक है, 48 घंटे तक एक्सटेंड कर देता है, ताकि ये बेनिफिशियल रहता है फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, लंग मैच्योरिटी का, ठीक है। तो ये टोकोलाइटिक्स टाइम को बढ़ा देता है, प्रीटर्म के जो लेबर होता है उसको बढ़ा देता है, ताकि जो लंग मैच्योर अगर ना हुआ हो तो हो जाए। उसके बाद हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिक प्रोजेस्टेरॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर्कुलाज भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो सर्विक्स होता है उसको हम सर्जिकली एक तरीके से स्टिच कर देते हैं, ठीक है, उसको सूचरिंग कर देते हैं। तो ये एक हेल्पफुल होता है, ठीक है, फॉर दी प्रीटर्म बर्थ को ट्रीट करने के लिए। हम पोस्ट टर्म बर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके डेफिनेशन, उसके कॉजेस। देखिए, जो पोस्ट टर्म बर्थ का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि टर्म पहला होता है प्रीटर्म, टर्म और पोस्ट टर्म। प्रीटर्म जैसे मैंने बताया था कि 37 वीक से पहले अगर बर्थ हो जाए उसको हम प्रीटर्म बोलेंगे। टर्म मतलब 37 टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, और 42 वीक के बाद अगर प्रेगनेंसी हो, ठीक है, तो उसको पोस्ट टर्म बर्थ बोलेंगे, ठीक है। इसका एटियोलॉजी, इसका कॉजेस, देखिए बहुत सारे कॉजेस है, बट इनिशियली इसके कॉजेस एग्जैक्ट अभी तक कुछ पता नहीं चले कि क्या मैटरनल या फिटल कॉजेस हो सकते हैं। इसके कॉजेस एक तरीके से अभी तक अननोन ही रहे हैं, ठीक है, फॉर दी इन हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। बट कुछ लोग मानते हैं कि इसके कॉजेस एक तरीके से रहे हैं, जैसे कि अगर हम मैटरनल फैक्टर या मैटरनल कॉजेस के बारे में देखें तो उसमें जो
इससे पहले वाली जो प्रेगनेंसी हुई होगी वो भी पोस्टम वाली हुई होगी, ठीक है। और अलॉन्ग विथ इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण भी होता है, ओबिसिटी भी हुई होगी, ठीक है। फीटल फैक्टर होंगे कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ओके। तो ये सब तरीके के फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ प्लेजेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसको बोलते हैं सल्फेट डेफिशिएंसी, ठीक है। ये एक तरीके का सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, ओके। तो इस तरीके से ये सब कॉजेस रहे हैं। और एक तरीके का एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी, मतलब जो यूट्रस के बाहर जो प्रेगनेंसी हो रही है, या हम बोल सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो भी एक कॉज बन सकते हैं फॉर द पोस्टम, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे आप कोई भी 4-5 एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। आइए इसके साइंस के बारे में देखते हैं कि क्या इसके साइन और सिम्टम हो सकते हैं फॉर द पोस्ट मैच्योरिटी। देखिए स्किन एक तरीके से ड्राई हो जाती है, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर देखने मिलते हैं स्काल्प पर या हेड पर, जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अलॉन्ग विथ ग्रीनिश, येलोइश और ब्राउनिश कलर ऑफ द स्किन देखने मिलता है जब मेकोनियम कंज्यूम होता है या मेकोनियम एक्सपायर होता है बाय द बेबी। ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, तो हमें ये सब चीज़ें बेबी में देखने मिलती है, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हम जो पोस्टम बर्थ है उसके कॉम्प्लिकेशन और उसके प्रोग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो पोस्टम का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जो पेरीनेटल में देखें और मैटरनल में देखें, ठीक है। बच्चों में क्या होगा, मेकोनियम एक्सपायर कर लेगा, तो वो बहुत एक हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमनियोस, मैक्रोसोमिया, ठीक है। ये सब आप कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं बच्चों में। आप बहुत सारे एग्जांपल याद कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में। मैटरनल में क्या होगा, मदर्स में क्या होगा, ऑफकोर्स लेबर डिस्ट्रोशिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे का शोल्डर है वो पेल्विक में फंस जाएगा। पेरिनियल इंजरी देखने मिलता है, और जो पेरिनियम होता है मदर का वो भी टेयर हो सकता है, या उसमें कई तरीके का इन्फेक्शन देखने मिल सकता है। और इसके कॉम्प्लिकेशन एक तरीके से सिजेरियन डिलीवरी भी होती है पोस्टम का, क्योंकि टाइम हो चुका है, 42 वीक से ज़्यादा हो चुका है, तो सिजेरियन डिलीवरी होती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। देखिए इसका प्रोग्नोसिस, एक्चुअली इसका प्रोग्नोसिस पाया गया है कि जो बच्चे पोस्टम डिलीवरी से बॉर्न होते हैं और जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उनमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस देखने नहीं मिला, ओके, इन केस ऑफ IQ लेवल और फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू, ओके। तो 1 से 2 साल के एज में भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस देखने नहीं मिला, जो बच्चे पोस्टम से बॉर्न हैं या जो बच्चे नॉर्मल बॉर्न हैं।